हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज जो हमारा क्लास है वो क्लास बीएससी सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर्स में कॉमन टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने से पहले ब्लैक बॉडी और ब्लैक ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है पहले ये जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि ब्लैक ऑब्जेक्ट और ब्लैक बॉडी में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए, ब्लैक ऑब्जेक्ट जैसे ये ब्लैक शर्ट है मेरा, है ना। तो जब भी इसको पहन करके मैं धूप में निकलूंगा तो क्या होगा, सनरेज इसके ऊपर पड़ेंगी तो ब्लैक मटेरियल का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सारे सनरेज को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, एब्जॉर्ब करेगी उस चीज को, और काफी गर्मी लगने लगेगी हमें। तो ब्लैक ऑब्जेक्ट वो होता है जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैंने यार ले रखा है। एक ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का है, एक ऑब्जेक्ट रेड कलर का है। इसको बॉल मान लेते हैं। ये बॉल ग्रीन कलर का है, ये बॉल रेड कलर का है, ये बॉल व्हाइट कलर का है, ये बॉल ब्लैक कलर का है। अब व्हाइट लाइट जब भी फॉल करती है, हाँ, जब भी व्हाइट लाइट फॉल करती है तो 7 कलर्स में फॉल करती है। तो इसके ऊपर हम फॉल कराते हैं इस तरीके से, 3 4 5 6 7। इसके ऊपर ही फॉल कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 7 ही क्यों फॉल करा रहे हैं? क्योंकि ग्रीन कलर जब स्प्लिट होती है तो 7 कलर्स में होती है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पे भी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सेम हियर, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. अब देखिए होगा क्या, ये जब सारे कलर्स इसके ऊपर फॉल करेंगे तो जैसे ये ग्रीन कलर है ना, तो सारे कलर्स जब फॉल करेंगे तो केवल ग्रीन कलर की ही लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगी और सारे कलर्स को ये क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जब सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी, केवल कौन से कलर को ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, जिस कलर का ये खुद होगा, यानी ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट बैक करेगी। और जब हमारे आंखों में ये ग्रीन कलर पड़ेगा तो हम कहेंगे अच्छा अच्छा ये बॉल तो ग्रीन कलर का है ना। इन द सेम वे, अगर ये रेड कलर का बॉल है तो सारे कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, केवल रेड कलर के लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगी। और हमारे आंखों में अगर ये रेड कलर की लाइट अगर फॉल करेगी तो हम कहेंगे अच्छा अच्छा ये बॉल जो है किस कलर का है, रेड कलर का है। अब ये व्हाइट कलर का है, तो ये व्हाइट कलर कैसे दिख रहा होगा हमें? ये व्हाइट कलर अगर है, ये व्हाइट कलर का बॉल है तो कैसे दिख रहा होगा? तो अगर देखा जाए तो सारे कलर्स जो हमारे 7 कलर्स हैं वो सारे कलर्स को ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, किसी भी कलर को ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो सभी कलर्स को ये रिफ्लेक्ट कर देगा, किसी भी कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये बॉल, तो ये कौन से कलर का दिखाई देगा? ये व्हाइट कलर का दिखाई देगा। इन द सेम वे, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जब ये ब्लैक कलर के बॉल पे या ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगा ये कलर, तो ये सारे कलर को ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई कलर रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि ये बॉडी कौन सी है? ब्लैक कलर। जब कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो वो कलर, कोई कलर हमारे आंखों में पहुंचेगा ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा, किस कलर का ऑब्जेक्ट है? तो ये ब्लैक कलर का है, हमको ब्लैक दिखाई देगा। आ रही बात समझ में? तो ये है ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे ब्लैक ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको हम। बट ब्लैक बॉडी क्या होता है? तो देखिए, ब्लैक बॉडी वो होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जितने स्पेक्ट्रम में मौजूद जितने भी रेडिएशंस हैं सबको एब्जॉर्ब करे और हीट करने पे उन्हीं रेडिएशंस को एमिट करे। ए गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। देखिए, अब हमारा जो ब्लैक बॉडी होता है, सबसे पहले तो आइडियल ब्लैक बॉडी बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 100% कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। लगभग 97 to 98% हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो रेडिएशन है, जैसे आपके रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, गामा रेडिएशन हो गए, गामा वेव्स हो गए, तो उनको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन 100% एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो बॉडी 100% एब्जॉर्ब कर लेती है वो हमारी आइडियल ब्लैक बॉडी होती है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी बनाना पॉसिबल नहीं और अब तक नहीं बनाया गया है। तो जो भी ब्लैक बॉडी बनाई गई है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फेरी,
इन्होंने ही ब्लैक बॉडी को डिजाइन किया था। और किस तरीके से डिजाइन किया था हम देखेंगे। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर ब्रह्मांड में मौजूद जितने रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? कलर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अब जब ये डिफरेंस क्लियर हो गया तो हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली क्या है और इसको एग्जाम में क्या लिख करके आना है। तो देखिए, जब भी ब्लैक बॉडी का फॉर्मेशन किया गया, पहले आप समझ लेते हैं। ब्लैक बॉडी का जब फॉर्मेशन किया गया तो इस तरीके से एक ब्लैक बॉडी लिया गया और उसके अंदर इस तरीके से सामने ओपनिंग रखा गया, एक छोटी सी ओपनिंग रखी गई। इस ओपनिंग को हम ओ नाम दे देते हैं। इस ओपनिंग को क्या नाम देते हैं? ओ नाम देते हैं। छोटी सी ओपनिंग रखी गई, इसके अंदर इनसाइड ब्लैक कलर से पेंट किया गया। उस ब्लैक कलर के पेंट का नाम था लैंप ब्लैक और बीच में कोनिकल रिफ्लेक्टर लगाया गया। सबका अलग अलग जो है काम है। इसका काम क्या है अब हम पढ़ते चलेंगे और इसको समझते चलेंगे। देखिए, a perfectly black body is one in which can absorb all the radiations incident on it। तो हमारे जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अब किसी ब्लैक बॉडी को हम परफेक्ट कब बोलेंगे? जब वो हमारे पास मौजूद जितने रेडिएशंस उसके ऊपर गिर रहे होंगे सब के सब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले तो हम उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जैसा कि हमने बताया कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी को बनाना जो कि पॉसिबल नहीं है। बट फेरी डिजाइंड ए ब्लैक बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब 97% ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। तो फेरी ने ब्लैक बॉडी को डिजाइन किया जो कि लगभग 97% ऑफ रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रख रही थी। 100% नहीं होगी, 100% होगी तो आइडियल ब्लैक बॉडी हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड हॉलो मेटालिक स्फीयर, जो कि एक डबल वॉल्ड हॉलो मेटालिक स्फीयर की तरह दिखाई देगा इस तरीके से, जिसके पास एक स्मॉल होल ओपनिंग हमने रखा है ओ ऑन वन साइड एज शोन इन फिगर, जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है। द इनर वॉल इज कोटेड विद द लैम्प ब्लैक। जो इसके अंदर का वॉल है, जो आप डिजाइन देख रहे हैं, ये क्या है? ये लैम्प ब्लैक से कोटिंग की गई है। क्यों कोटिंग की जाती है ब्लैक से? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन वो क्या करे? वो एब्जॉर्ब कर सके। द एयर फ्रॉम इनसाइड इज इवैक्यूएटेड टू रिड्यूस द हीट लॉस ड्यूरिंग कंडक्शन। अच्छा, अंदर से सारे एयर को बाहर निकाल लिया जाता है, इवैक्यूएटेड चैम्बर बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि अगर एयर उसमें होगा तो कहीं ना कहीं हीट लॉस होने की संभावना वहां पे उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे हम इवैक्यूएट कर देते हैं, यहाँ से सारे एयर को हम लोग निकाल लेते हैं ताकि हीट लॉस ना हो। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ एनक्लोजर कांस्टेंट। और ये एक और चीज में हेल्प करता है, जो एनक्लोजर का टेम्परेचर होता है उसको कांस्टेंट कर देता है, वो कांस्टेंट करने में हेल्प करता है। अगला, एक कोनिकल रिफ्लेक्टर सी इज फिटेड इन फ्रंट ऑफ ओपनिंग हो। एक कोनिकल रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगाया गया है। अब ये कोनिकल रिफ्लेक्टर का क्या काम है कि जैसे ही कोई रेडिएशन इंसिडेंट करती है इस ब्लैक बॉडी के ऊपर, तो कोनिकल रिफ्लेक्टर क्या करती है? रिफ्लेक्ट करके ये डिफरेंट डायरेक्शन में इस रेडिएशन को भेजती है। और अंदर पूरे ब्लैक है, कंप्लीट क्या है? ब्लैक है, 360 पूरा ब्लैक है, बस एकदम छोटा सा ओपनिंग है। तो इसी में लाइट रे रह जाती है, उसी में एब्जॉर्ब हो जाती है। भाई कई बार टकराएगी तो कई बार एब्जॉर्ब होगी, तो कई बार एब्जॉर्ब होकर के वो टकराती रहती है और एब्जॉर्ब होती रहती है। टकराएगी, एब्जॉर्ब होगी, पहले यहाँ से आ जाएगी, यहाँ टकराएगी, एब्जॉर्ब होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी, टकराएगी, एब्जॉर्ब होगी। जितने बार वो टकराएगी उतने बार वो एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि अंदर का जो पूरा सरफेस है वो क्या है? लैम्प ब्लैक से कोटेड है। और वो लैम्प ब्लैक क्या करता है? जो भी रेडिएशन के ऊपर फॉल करती है उसको अपने अंदर अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। When any radiation enters the opening O, it suffers multiple reflections and absorb। अब कह रहा है कि जैसे ही कोई रेडिएशन इसके ऊपर गिरती है तो वो रेडिएशन मल्टीपल रिफ्लेक्शन सफर करती है और वो क्या होती है? वो एब्जॉर्ब होती चली जाती है। As most of the 97% of radiation incident on it are absorbed, therefore it acts as a black body। अब इसमें मैक्सिमम जो है 97% ऑफ रेडिएशंस ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रही थी उस समय और एब्जॉर्ब कर रही है, जो फेरी ने बनाया था। इसलिए इसका नाम दिया गया है कि ये ब्लैक बॉडी है। एक आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं, लेकिन हाँ 97% या 98% एब्जॉर्ब करने वाली रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर ले रही है उसको ब्लैक बॉडी कहा गया। When a black body is heated, it emits all type of radiation called black body radiation। अब black body radiation का फिनोमिना क्या है? अब ये एब्जॉर्ब करने को कर ली, लेकिन किसी ब्लैक बॉडी को जब आप किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशन ये एमिट करती है।
उसी फिनोमिना को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम कहते क्या कब है, कब हम कहेंगे कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना शो कर रही है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। तो कोई भी रेडिएशन फॉल करती है तो वो एब्जॉर्ब करने का काम करती है, डिफरेंट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस लेती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप नहीं बोलेंगे। जब इसको आप हीट करेंगे और हीट करने के उपरांत ये इसके अंदर मौजूद जितने रेडिएशन है ये एमिट करेगी बाहर की तरफ, दैट फिनोमिना इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तब आप कंप्लीट ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो फिनोमिना आप कहेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसके टेम्परेचर वेरिएशंस में इसमें लैम्डा और ई लैम्डा के बीच में, उसकी एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ कैसे बनता है और कब हमको कलरफुल दिखाई देगा, कब हमको कलर नहीं दिखाई देगा, कहाँ यूवी रीजन होगा, कहाँ विजुअल रीजन होगा, कहाँ आईआर रीजन होगा। अब हम चलते हैं उसके ग्राफ के माध्यम से उसको हम समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देखिए जो हेडिंग है हमारा, ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्पेक्ट्रम का कर रहा है ब्लैक बॉडी के अंदर, इसका कैसे एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे या कैसे एग्जाम में लिखेंगे। तो इस चीज को देखने के लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस चीज को समझने के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे एनर्जी ई लेमडा और लेमडा के बीच में। लेमडा क्या हमारा वेवलेंथ है, ई हमारी पर्टिकुलर एनर्जी है जो कि उस ब्लैक बॉडी को दी जा रही है टेम्परेचर के फॉर्म में, या टेम्परेचर यानी जब हम हीट कर रहे हैं ब्लैक बॉडी को तो जो एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है उसके बीच में और वेवलेंथ लेमडा के बीच में कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। तो द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी एट ए गिवन डिफरेंट टेम्परेचर इज शोन बाय ग्राफ बिटवीन लैम्डा एंड ई लैम्डा। फ्रॉम द ग्राफ फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अच्छा, कंक्लूजन तो हम बाद में देखेंगे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए इस चीज को एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक अंगीठी है या फिर कोई आग है जिसपे हम लोग खाना वाना बनाते हैं। कोई आग जला दिया और आग जलाने के ऊपर उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का रॉड रख दिया, ब्लैक बॉडी रख दी, ब्लैक रॉड रख दिया हमने। ऐसे एक हमारे पास इस तरीके से आपके पास अंगीठी है, कोयला है या कोई आग ले लीजिए और इसके ऊपर अब क्या कर रहे हैं, एक ब्लैक कलर का रॉड रख दे रहे हैं इस तरीके से। अब ये छोड़ दे रहे हैं इसको हम लोग, है ना। अब छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये ब्लैक कलर का रॉड जो है कुछ देर तक तो इसके ऊपर, इस ब्लैक बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधे घंटे तक तो ये कोई कलर शो ही नहीं करेगा। लेकिन वही 45 मिनट जहां बीतेगा, 50 मिनट जहां बीतेगा, ये धीरे धीरे लाल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि पूरा रॉड है, लोहे का रॉड है, तो लाल होना शुरू हो जाएगा। अब वो ऑरेंज कलर, रेड कलर, अब ज्यादा हीट हो जाएगा तो व्हाइटिश कलर, येलोइश कलर, व्हाइटिश कलर। जैसे जैसे टेम्परेचर इसमें एब्जॉर्ब करता जाएगा वैसे वैसे ये अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर शो करना शुरू कर देगा। जब किसी भी लोहे को बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाता है तो ऑरेंज कलर का, लाल कलर का, लाल हो जाता है एकदम जल करके वो, फिर उसको काटना भी आसान हो जाता है ना। तो इसी एग्जाम्पल को हम लेंगे। तो अब इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं तो इसमें यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि जैसे ये हमने रॉड रखा, अब 1 घंटा तक छोड़ दिया रख करके, तो क्या होगा, जहां पे हीट लग रहा होगा वहां पे वो नारंगी कलर का हो जाएगा, बीच में रेड कलर का हो जाएगा, व्हाइट, ज्यादा हीट हो गया तो व्हाइटिश कलर का हो जाएगा, ये व्हाइटिश हो जाएगा। इसके बगल में जो ऑरेंज कलर या रेड कलर हो जाएगा, इसके बगल में ऑरेंज कलर हो जाएगा, इसके बगल में जो एकदम लास्ट वाला होगा जहां पे हीट नहीं पहुंच रही होगी वो ब्लैक का ब्लैक ही दिखाई देगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे किसी ब्लैक बॉडी को आप हीट देते चलते चले जाते हैं, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो कलर इफेक्ट शो करने लगता है, कलर उसमें शो होने लगती है क्योंकि वो विजुअल रीजन में आ जाता है। विजुअल रीजन में किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ तक रीजन आती है, तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, या 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक का जो वेवलेंथ होता है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, या 4000 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक जो हमारी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो क्या होती है, विजिबल रीजन की होती है। तो जब यहाँ पे इस वेवलेंथ में या इस वेवलेंथ की एनर्जी को जब कोई भी ब्लैक बॉडी एमिट करता है तो कलरफुल दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो विजुअल रीजन की होती है, जो हमारे आंखों से दिखाई देती है। तो जब कलर इफेक्ट्स यहाँ पे शो करेगा तो आपको दिखाई देगा कि अच्छा किस कलर का शो कर रहा है। अब 400 वेवलेंथ से नीचे या फिर 700 वेवलेंथ से ऊपर, तो 700 वेवलेंथ से ऊपर आईआर रीजन हो जाएगा और 400 वेवलेंथ से नीचे होगा यूवी रीजन हो जाएगा, जो कि दोनों आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर वो एनर्जी एमिट भी कर रहा होगा तो आपके आंखों से नहीं दिखाई देगा, दिखाई केवल कौन देगा, जो विजुअल रीजन में आएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग जो है एक
एज्यूम कर लेते हैं एग्जाम्पल। और जो यहाँ पे कर्व आपका बनेगा, पहले तो आपका कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि विजुअल रीजन में आ ही नहीं रहा है ना, तो कुछ समय तक नहीं दिखाई देगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे ये हीट होने लगेगा तो ये जो हमारा कर्व है ये विजुअल रीजन की तरफ आने लगेगा। तो इस तरीके से ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। देखिए इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आपका ग्राफ जो है ऐसे इस तरीके से बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कर्व जो हमारा बन रहा है, ये ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में, ये हर एक कर्व के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर ये होल्ड कर रहा है। कैसे? देखिए हर एक कर्व जो है एक अपनी पीक रख रहा है। यहाँ पीक है, इस कर्व की 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 यहाँ पीक है ना। तो इसको मान लेते हैं कि ये T1 टेम्परेचर के ऊपर है, ये T2 टेम्परेचर के ऊपर है, T3 टेम्परेचर के ऊपर है, T4 टेम्परेचर के ऊपर है, T5 टेम्परेचर के ऊपर है, T6 टेम्परेचर के ऊपर है। मतलब डिफरेंट टेम्परेचर्स है ना। और हर एक कर्व का एक मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसको हम T1 T2 T3 नाम दिए हैं। और बाकी आपके जो स्लोप है वो तो आपके डिक्रीजेस है, जो मतलब हर एक कर्व के ऊपर एक पीक मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम एनर्जी को बता रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों कर्व तो आपका IR रीजन में, लेकिन ये कर्व आपका विजुअल रीजन में आ गया, ये कर्व आपका विजुअल रीजन में आ गया, ये कर्व आपका विजुअल रीजन में आ गया। तो ये कलर शो करेंगे। ये कर्व आपका जो है ये वाला पार्ट आपका विजुअल रीजन में आ रहा है, ये पूरा पार्ट जहाँ मैक्सिमम पीक दिखाई दे रहा है ये UV रीजन में आ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो विजुअल रीजन में लाई करेगा वो आपको सामने से दिखाई देगा। ठीक है, अब ये कर्व बेसिकली बताता है क्या है, जो सबसे पहला कंक्लूजन है कि ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है। इसके पढ़ते चलते हैं हम लोग। पहला क्या है, देयर इज ए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी एट द गिवन टेम्परेचर। ये पूरे स्पेक्ट्रम को जब हम देख रहे हैं तो कहीं हमको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ इसमें हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग एनर्जी पे अलग अलग टेम्परेचर एग्जिबिट कर रहा है और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हमको पीक वैल्यू मिल रही है। तो यूनिफॉर्म कहां से हुआ? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है। दूसरा क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो कह रहा है कि जो एनर्जी हमारी एमिट कर रही है पर सेकंड, जो एनर्जी हमारी एमिट कर रही है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के ऊपर पर सेकंड, वो बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। तो हाँ, तो भाई टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगी, उतना ही एनर्जी आपकी एमिट करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है। Okay, at each temperature of black body there is a wavelength lambda max for which E lambda is maximum। कह रहा है कि प्रत्येक टेम्परेचर के ऊपर, चाहे ये टेम्परेचर ली जाए, ये टेम्परेचर कर ले लीजिए, चाहे ये टेम्परेचर कर लीजिए, चाहे ये टेम्परेचर कर लीजिए, चाहे आप कोई टेम्परेचर कर ले लीजिए, सबके ऊपर एक पीक मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ देखने को मिल रहा है उस टेम्परेचर के ऊपर, जो आप ये लैम्डा मैक्स कह सकते हैं। ये टेम्परेचर T1 पे दिए, T2 पे दिए, T3 पे अलग अलग टेम्परेचर पे दिए, तो ये लैम्डा मैक्सिमम यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब मैक्सिमम पीक वैल्यू वेवलेंथ की हमको देखने को मिल रही है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, है ना। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे आपका जो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, आपका जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो घटती चली जा रही है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, T1 T2 T3 T4 बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वेवलेंथ हमारी इधर शिफ्ट कर रही है। यहाँ था, ये और इधर आ गया, ये और इधर आ गया, ये और इधर आ गया, और मतलब क्या वेवलेंथ हमारी घटती चली जा रही है, इधर आती चली जा रही है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आपका जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो क्या होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। तो लैम्डा एमटी की वैल्यू जो है कांस्टेंट को बताती है, जो कि एक और लॉ को बताता है जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को प्रदर्शित करता है, या वेन्स लॉ को ये प्रदर्शित करता है। यही वेन्स लॉ है ना। अभी हम पढ़ेंगे, वेन्स लॉ भी पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेन्स लॉ, स्टेफेंस लॉ, रेले जीन्स लॉ, प्लैंक रेडिएशन लॉ, ये सब आता है एग्जाम में, है ना। इन चारों पांचों जितना मैंने नाम लिया, इसमें से 15 मार्क्स में भी आता है, 10 मार्क्स में भी आता है, तो ये सबकी क्लास चलेगी आपकी। जो लास्ट है क्या है, द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। कह रहा है कि द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब प्रत्येक कर्व के अंडर जो एरिया है, जो प्रत्येक कर्व के अंदर जो एरिया, वो क्या शो करता है कि कितनी टोटल एनर्जी एमिट कर रही है ब्लैक बॉडी के द्वारा, वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, है ना। जो पर्टिकुलर टेम्परेचर हम इसमें प्रदान कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर टोटल कितनी टोटल एनर्जी एमिट कर रही है इस एरिया अंडर कर्व जो शो कर रहा है उसके उपरांत।
तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्टेफेंस लॉ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं, जो E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 होता है। मतलब जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है, जो हम E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 कहते हैं। तो दिस एरिया इज फाउंड टू इंक्रीज द डायरेक्टली एज द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो इसको हम अगर प्रोपोर्शनल हटाएं तो E इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4, जहां सिग्मा हमारा स्टेफन कांस्टेंट होता है, या फिर इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं। तो ये 5 कंक्लूजन्स जो होते हैं ये ग्राफ शो करते हैं। अगर आप इतनी बात एग्जाम में लिख के चले आते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप एग्जामिनर खुश हो जाएगा और बहुत अच्छे आपको मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों की ये क्लास आज की समझ में आ गई होगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज सपोर्ट। थैंक यू सो मच।